नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका पढ़ाई लिखाई है वो अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज का वीडियो विथ एन इंपॉर्टेंट कोट। और ये कहता है कि जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसने कभी गलती नहीं की उसने नया करने की कोशिश नहीं की। मतलब जो नया करता है ऑब्वियसली बात है गलती उसी से होती है। हम कुछ नया ट्राई करेंगे, आज गलती करेंगे, ठीक है, उससे सीखेंगे, फिर कल कुछ और गलती करेंगे। गलतियों को दोहराना नहीं है, नई गलतियों को करना है। ठीक है, नई गलतियों को करोगे, नई सीखें मिलेंगी और हम जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? दक्षिण कोरिया के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हमारा ऑप्शन है ए यून सुक योल, बी ली जा म्यूंग, सी वांग क्यू अ या डी पार्क यून ह्यू। तो जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यून सुक योल। जी हाँ, यून सुक योल इन्हें इलेक्ट किया गया है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, इन्होंने जीता है चुनाव। इनकी पार्टी का नाम क्या है दोस्तों? इनकी पार्टी का नाम है पीपुल पावर पार्टी। क्या नाम है? पीपुल पावर पार्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि पीपुल पावर पार्टी अब सत्ता में आई है। इससे पहले जो पार्टी सत्ता में थी उसका नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया। ठीक है, इस पार्टी के ही थे यहाँ के पूर्व प्रेसिडेंट और सत्ता को चेंज कर दिया है। तो यून सुक योल ने किन्हें हराया? इन्होंने हराया है ली जा म्यूंग को। ठीक है दोस्तों, किन्हें हराया है? ली जा म्यूंग को। और जो साउथ कोरिया के अभी के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मतलब ह्यून सुक योल जिन्हें रिप्लेस करने वाले हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे क्या होगा? इससे आपको इस इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में और जो साउथ कोरिया की जो पॉलिटिक्स अभी हुई है, जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस है। ठीक है, क्योंकि साउथ कोरिया में अभी इलेक्शन हुए हैं। तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये, विच बांग्लादेशी वुमेन हैज वॉन द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड? किस बांग्लादेशी महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार जीता है? और ऑप्शन है ए बेगम सुफिया कमाल, बी रिजवाना हसन, सी शेख हसीना या डी बीबी रसेल। तो हम पहले जानेंगे सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रिजवाना हसन। जी हाँ, रिजवाना हसन ये जाना माना नाम है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया बांग्लादेश में। और वहाँ पे जो एक करप्शन होता था फॉर लेबर्स, उसको वहाँ पे उन्होंने उनके स्ट्रगल को देखा और वो उस क्षेत्र में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। तो इन्हें एक और अवार्ड मिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रामन मैग्सेसे का अवार्ड इन्हें मिल चुका है 2012 में ही। ठीक है, रामन मैग्सेसे अवार्ड जिसे कि एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है वो इन्हें पहले मिल चुका है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, इसे जरूर याद रखिए। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 3 विच इज ऑन योर स्क्रीन एंड इट सेज दैट which mutual fund investment company has launched missed call advisory services #Lakshmi for women investor? किस म्यूचुअल फंड निवेश कंपनी ने महिला निवेशकों के लिए मिस्ड कॉल एडवाइजरी सर्विस #Lakshmi शुरू की है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए HDFC म्यूचुअल फंड, दूसरा ऑप्शन है बी आदित्य बिरला सन लाइफ, तीसरा ऑप्शन है सी एडलवाइस, चौथा ऑप्शन है डी ICICI प्रूडेंशियल। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए HDFC म्यूचुअल फंड। जी हाँ, HDFC म्यूचुअल फंड ने ये महिला दिवस हुआ था हाल में 8 मार्च को, तो उस अवसर पर ये लॉन्च किया गया है इनका कैंपेन लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। इसमें क्या होगा कि जो महिलाओं की समस्या रहती है म्यूचुअल फंड्स को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, तो उनको डील करने के लिए जो महिलाएं हैं एडवाइजरी फाइनेंस एडवाइजर होते हैं वो अवेलेबल रहेंगी। तो उनको क्या करना पड़ेगा? महिलाओं को अगर कोई इश्यू है तो एक मिस कॉल करना पड़ेगा और एक महिला एडवाइजरी जो होंगे वो उन कॉल को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये वुमेन्स डे से भी रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो जो HDFC म्यूचुअल फंड चलाती है वो कौन सी कंपनी चलाती है ये नाम आपको याद करना जरूरी है। इसका नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं HDFC AMC। ठीक है, तो ये कंपनी है, ये चलाती है HDFC म्यूचुअल फंड। और जो HDFC म्यूचुअल फंड है उसके CMD कौन है? उसके CMD है नवनीत नॉट। ठीक है, उसका CMD कौन है? नवनीत नॉट। ठीक है, तो इस CMDs के नाम अक्सर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, RBI असिस्टेंट जैसे कि आने वाला है, तो उस तरह के एग्जाम्स में इस ऐसे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब मेंस बैंकिंग के मेंस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 4 विच इज राइट ऑन द स्क्रीन एंड इट सेज दैट हु हैज बिकम 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत की
23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? हमारा ऑप्शन है ए विदित गुजराती, बी दिव्या देशमुख, सी तानिया सचदेव या डी प्रियंका नौटकी। ठीक है, तो सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रियंका नौटकी। जी हाँ, 19 वर्ष की हैं ये और हाल ही में इन्हें ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिला है। ये दर्जा कौन देता है? ये दर्जा देता है FIDI, ये चेस फेडरेशन है, यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन है। तो FIDI की जो हेडवाटर है वो कहाँ पढ़े, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इस FIDI के बारे में पढ़े और ग्रैंड मास्टर कैसे मिलता है इसके बारे में भी जरूर पढ़ें, क्योंकि ग्रैंड मास्टर जो हुई हैं अभी प्रियंका नौटंकी हुई हैं और इससे पहले भी दिव्या देशमुख ये 22वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी हाल ही में। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। और ग्रैंड मास्टर बनने की विधि क्या होती है और FIDI का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसी जो जानकारियाँ एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसके बारे में आप पढ़ें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो साथी हैं वो भी इसकी स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, और साथ साथ आप इन चीज़ों की नोट्स भी बनाते चलें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, और साथ साथ जो स्टैटिक पॉइंट्स भी पढ़ रहे हैं उनकी भी आप नोट्स साथ में बनाते चलें। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 5, विच इज दैट ऑन द स्क्रीन एंड इट सेज दैट where has Indian cabinet approved the establishment of WHO Global Center for Traditional Medicines? भारतीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO ग्लोबल सेंटर की स्थापना को कहां मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है ए जामनगर गुजरात, बी नागपुर महाराष्ट्र, सी वडोदरा गुजरात या डी जोधपुर राजस्थान। तो सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात में क्या हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट हुआ है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का। ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के संदर्भ में कह सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन बेसिकली। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ये इसके साथ कोलैबोरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO के कोलैबोरेशन से बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसकी घोषणा WHO ने कर दी थी 13 नवंबर को ही, जब आयुष डे होता है सेलिब्रेट 13 नवंबर 2020 को ही इसकी घोषणा हो गई थी कि इस तरह का इंस्टीट्यूट बनने वाला है। WHO के चीफ ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे काम क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से बेसिकली उन पर डेवलपमेंट का काम होगा, उन पर रिसर्च का काम होगा और कौन से मेडिसिन किस तरह से बेनिफिशियल है उसका भी काम होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है भारत की उसे एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जो कि अभी तक उतनी मिली नहीं है। ठीक है, तो उस पर बेहतर रिसर्च हो तो और बेहतर इससे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, भारत का नाम हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी अगर ऐसा होता है तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स अकेडमी ऑफ इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए एयर मार्शल जी चलपति, दूसरा ऑप्शन है बी एयर मार्शल IP विपिन, तीसरा ऑप्शन है सी एयर मार्शल बी चंद्रशेखर, चौथा ऑप्शन है डी एयर मार्शल गुरचरण सिंह बेदी। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एयर मार्शल बी चंद्रशेखर। जी हाँ, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए कमांडेंट ऑफ एयर फोर्स अकेडमी। ठीक है, एयर फोर्स अकेडमी ये कहाँ स्थित है? यह है तेलंगाना के दुंदीगल में। कहाँ पे? तेलंगाना के दुंदीगल में। तो इंपॉर्टेंट नाम है ये, दुंदीगल इंपॉर्टेंट जगह है, इसे याद रखिए। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ये क्या है? ये है AVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल, इन्हें मिल चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान होता है डिफेंस के क्षेत्र में। तो ये स्टूडेंट रहे NDA के और ये स्टूडेंट रहे डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट रहे हैं, काफ़ी ही प्रतिष्ठित संस्थान है। तो इंपॉर्टेंट नाम है एयर मार्शल बी चंद्रशेखर, इसे आप जरूर याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी सिक्किम। पहले जान लेते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है बी हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरू की है, मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। ठीक है, तो इसके तहत क्या होगा, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं हरियाणा की, इनकी इनकम जो है 5 लाख से कम है एनुअल इनकम, उन्हें ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने का? 3 लाख का एट 7% इंटरेस्ट, जो हरियाणा की वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो पे करेगी। ठीक है, तो इसके तहत जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा उन घरों को जो कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनकी जो एनुअल इनकम है 5 लाख से कम है। ये जो हरियाणा का PPP मॉडल है, इसका मतलब क्या होता है? परिवार पहचान पत्र। इंपॉर्टेंट है, परिवार पहचान पत्र। हरियाणा की अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो तो PPP मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिवार पहचान पत्र। ठीक है,
तो इसके तहत जो होती है वो वहाँ के हरियाणा की जो परिवार है उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है, उनकी एनुअल इनकम क्या है और भी इन्फॉर्मेशंस, तो यहाँ पे सारा डाटाबेस रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, हरियाणा एग्जाम्स होते रहे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ऊपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कौशल्या मातृत्व योजना, किस राज्य सरकार ने कौशल मातृत्व योजना शुरू की है। ठीक है, तो वुमेन्स डे के अवसर पर एक और योजना आपको सामने ऑप्शन है, ए हरियाणा, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार या डी मणिपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। जी हाँ, तो इसके तहत क्या किया जाएगा, जो माताएं हैं जो जिनका बच्चा होने वाला है उन्हें 5,000 का जो है वो राशि प्रोवाइड की जाएगी इस योजना के तहत, कौशल्य मातृत्व योजना के तहत। और ये शुरू की गई किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है ये भी फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारा ऑप्शन है ए अतुल कुमार गोयल, बी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, सी अश्विनी भाटिया या डी हसमुख अढ़िया। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया कौन है, SBI के MD हैं और इन्हें नियुक्त किया गया है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। हाल ही में सेबी की नई CMD नियुक्त हुई हैं और सेबी की वो पहली महिला CMD हैं। उनका नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है दोस्तों, तो जो अश्विनी भाटिया ने बनाया गया होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, और ये जो है इसका कार्यकाल होता है 3 साल का। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर 3 years। अभी जो है वो 2 नाम इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है अनंता बरुआ और जो दूसरा नाम है वो है SK मोहंती। ठीक है, तो ये जो 2 नाम है ये कौन कौन बने हैं, ये जो 2 नाम है ये है अभी के जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो हैं, यानी कि अब जो है इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और अब अश्विनी भाटिया बनेंगे पूर्णकालिक सदस्य सेबी के। ठीक है, तो सेबी में अभी 2 पूर्णकालिक सदस्य हैं और अश्विनी भाटिया अभी बनने जा रहे हैं नए। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये कहता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन एसोसिएशन विद विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा, संस्कृति मंत्रालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है। ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या डी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। सही उत्तर है डी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। जी हाँ, तो अभी बनाया जा रहा है क्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसके तहत जो पैन इंडिया कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो वुमेंस डे के अवसर पर यह प्रोग्राम भी चलाया गया झरोखा, और झरोखा में क्या होगा, जो हैंडलूम्स होगी उनकी एक प्रदर्शनी होगी, हैंडलूम्स की टेक्सटाइल्स जो होते हैं उनकी एक प्रदर्शनी होगी। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कोलैबोरेट करके ये झरोखा की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत हुई है अभी मध्य प्रदेश में, बट ये है पैन इंडिया प्रोग्राम और 13 स्टेट्स और UTMs की शुरुआत करने की बात की गई है। ठीक है, तो 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसी के साथ समाप्त होता है आज का करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए और सरकारी परीक्षा के अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथ साथ आप हमें फॉलो कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन और मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद, जय हिंद।